हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य। इसे हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने अपने पिछले चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि प्रशस्तियाँ क्या होती हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। यहाँ पर एक बच्चा है अरविंद, जो समुद्रगुप्त के वंश की गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेठ द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। तो ये किसके द्वारा? तो हरिसेठ किसका दरबारी कविता? समुद्रगुप्त का। ये चीज़ यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिली कि हरिसेठ किसका दरबारी कविता? समुद्रगुप्त का। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया था। कब? कितने साल पहले? 1700 साल पहले इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। आइए ऊपर आगे पढ़ते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। तो प्रशस्ति का क्या अर्थ है? प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि प्रशस्तियों का क्या अर्थ होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ होता है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। मतलब यहाँ ये बताया गया कि इस प्रशस्ति में राजा को ईश्वर से तुलना की गई है। राजा की देखिए ये प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति का वर्णन है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे के गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो ये प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्त के बारे में दी है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। अभी हम इस चित्र को नीचे देखेंगे। तुम्हें पूर्वी तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र के बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया। हरिसेठ के 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। आइए देखिए, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिसे समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया था। तो किस रंग के? हरे रंग का क्षेत्र। आइए देखते हैं हरे रंग का क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र, जो ये हरे रंग का क्षेत्र है, ये उनका है जिन्हें हराकर उनका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया था। देखिए क्या लिखा? हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये नीचे हम देखेंगे। आइए ऊपर बढ़ते हैं। इसके बाद दक्षिणापर के 12 शासक आते हैं
इसमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। देखिए, देखते हैं ये देखिए, ये हैं, ये जो 12 शासक हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समर्पण करने के बाद समुद्रगुप्त ने इन्हें वापस शासन करने की इजाज़त दे दी थी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये वाले देखिए, ये जो बैंगनी रंग से रंगे गए हैं, ये वाले। ये विषय पढ़ते हैं। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। कौन सा नीले रंग से रंगे गए होंगे, देखिएगा, देखते हैं, ये वाले। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की इन्होंने और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया। देखिए, नीचे भी हैं, यहाँ पर कुछ दिया है, ये पढ़ते हैं। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इन सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। देखिए, ये है, ये सिक्के, इनमें समुद्रगुप्त के चित्र दिए हैं। चलिए ये पढ़ते हैं। वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्षवीगढ़ की थीं और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे। उनकी माँ किस गढ़ की थी? लक्षवीगढ़ की। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। आइए ऊपर पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब समुद्रगुप्त के जो बेटा हुआ समुद्रगुप्त का, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। हर्षवर्धन और हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। कौन शासक थे? हर्षवर्धन, इनके करीब 1400 साल पहले। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इन्हें ज़रूर याद कर लें, मतलब एक बार देख लें, आप पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा अपने आप। आइए पढ़ते हैं आगे। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देती है, उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री त्सांग
वेनसांग और श्वेनसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्हें वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। ऊपर पढ़ते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। किसके? हर्षवर्धन की। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसे? उनके बहनोई को, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किधर? नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की जब कोशिश की, तब किसने? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। एक बार पढ़ते हैं। आइए अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों को पढ़ते हैं। किसके? पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, क्या कि पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, और जबकि चालुक्यों का कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्त द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो यहाँ पर एक और हमें नाम मिला, रविकीर्त, जो किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। इसमें उनके पूर्वज खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आइए ऊपर बढ़ते हैं। रविकीर्त के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूटों तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। देखो यहाँ पर ये जो दिया है, आप लोग इसे जो देख लें कि चालुक्यों को पल्लव और चालुक्यों को किसने? राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अगर हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें इसे ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ऐड करते हैं, उसमें नोट्स डालेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे एनसीईआरटी था उसके बाद। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राज्यों के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर ये कुछ प्रशासनिक महत्वपूर्ण कदम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेर ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कौन? हरिशेर। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेर एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य
कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री थे। समझे वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाहक यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार था तथा कायस्थों यानी लिपकों का प्रधान जैसे लोग होते थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, इस समय के साथ साथ उनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक प्रभावशाली शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। आइए अब बढ़ते नीचे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, और इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। इस तरह के व्यक्ति मतलब जो कर वसूलते थे और सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब जहाँ कहीं के वे जो शासक दुर्बल हो गए तो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानों पर सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जिन इलाकों में के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। उस ज़माने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके लिए उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते दिखाया हुआ है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते दिखाएंगी। ये बात हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि जो ब्राह्मण और राजा हैं वो संस्कृत बोलते थे, और अन्य जो लोग थे वो प्राकृत बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। यह है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। मतलब जो लोग बाहर रहते थे शहर के और जब आते थे तो एक लकड़ी पर चोट कर देते थे, जिससे लोग सतर्क हो जाते थे और उनसे छूने से बचते थे। एक जगह बाणवत द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ये ऊपर पढ़ते हैं, सॉरी नीचे। अन्यत्र का अर्थ है अन्य जगह क्या होता था। ये इसे पढ़ते हैं। मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात एक बड़ा
केंद्र था। दरअसल अब अरब व्यापारी तथा नागरिकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि एक ऐसा मजबूत जानवर जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि ऊँट मतलब ऊँट, क्योंकि ऊँट एक ऐसा जानवर है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की। कब? 1400 साल पहले की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। इसके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। देखिए, ये कुरान का एक अंश है, पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ नहीं है। मुस्लिम स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक वक्त, स्त्रियों और पुरुषों के लिए बच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अपने साथ ही नए धर्म की भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।